Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home and safe. Yes students, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 4. चैप्टर 4 नेम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे. उन चैप्टर्स के अंदर हमने फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग का चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया था. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ए पाइथन लाइब्रेरीज. तो पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती है इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाए थे उस चैप्टर के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में देखा था. तो फंक्शंस का मीनिंग मैंने समझाया था कि फंक्शंस एक्चुअल में हमारी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी भी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करना चाहते हैं, सेक्शन में कट करना चाहते हैं, तो हम फंक्शन का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि फंक्शंस अगर नहीं होंगे तो प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो जाएगी और जब प्रोग्राम की लेंथ बड़ी होगी तो यूज़र के लिए उस प्रोग्राम को एक्सेस करना, उसे मैनिपुलेट करना, उसे चेक करना काफ़ी टफ होगा. लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम किसी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो उन ब्लॉक को, उन मॉड्यूल्स को, इन छोटे सेक्शंस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं. इसके बाद जो सेकंड चैप्टर में देखा था फाइल हैंडलिंग का, तो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि फाइल हैंडलिंग एक्चुअल में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके थ्रू आप यूज़र जो वैल्यू इनपुट कर रहा है उस वैल्यू को अगर हम किसी फाइल में परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं जिससे रिक्वायरमेंट होने पर यूज़र उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके. इसलिए हम क्या करते हैं? फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि अगर हम किसी फाइल में जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर हम परमानेंटली स्टोर नहीं करेंगे तो यूज़र उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, दोबारा उसे एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग को यूज करते हैं. तो फाइल हैंडलिंग और इनके बाद हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है दैट इज पाइथन लाइब्रेरीज. तो पाइथन लाइब्रेरीज होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं. तो पाइथन लाइब्रेरीज का मतलब होता है कि लाइब्रेरी रेफर टू ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नीड और एप्लीकेशन. इट मीन्स कि किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़र को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितने भी मॉड्यूल, जितने भी टूल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहिए, उन सारे ऑब्जेक्ट जहाँ स्टोर होते हैं, जिस ब्लॉक में स्टोर होते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं. तो लाइब्रेरी का मतलब ये हो गया कि पाइथन लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. और मॉड्यूल्स का मीन होता है कि मॉड्यूल्स द फंक्शंस. तो डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट फंक्शंस के जो ग्रुप होते हैं जो एक जगह एक लोकेशन पे स्टोर होते हैं, तो उसे हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं. तो लाइब्रेरी और मॉड्यूल दोनों में डिफरेंट क्या होता है जिसका हम ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे मान लिया कि आज मेरे पास किसी घर के अंदर एक बुक है, ठीक है. अब अगर मैं एक बुक को लाके रूम में डाल देता हूँ तो मेरे लिए वो लाइब्रेरी नहीं मानी जाएगी, वो एक सिंगल बुक एक शेल्फ में पड़ी हुई बुक मानी जाएगी. अगर मैंने उसी रूम के अंदर मल्टीपल बुक्स डाल दी और सारी सेम सब्जेक्ट की है तो वो भी हमारे लिए कोई लाइब्रेरी नहीं मानी जाएगी, वो लाइब्रेरी एक्सेस नहीं होगी. लेकिन अगर मैंने किसी रूम के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स डाल दी तो बहुत सारी बुक डालने के बाद वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक लाइब्रेरी ट्रीट हो जाएगी. तो लाइब्रेरी का मीनिंग ये होता है कि लाइब्रेरी रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नीड और एप्लीकेशन. के किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जो मॉड्यूल्स हम बनाते हैं उन डिफरेंट मॉड्यूल्स के जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुप को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं. तो लाइब्रेरी एक्चुअल में मॉड्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल होते हैं. अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आज हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. आज इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करते हैं तो इस कंप्यूटर सिस्टम में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं. उन 2 पार्ट में पहला पार्ट होता है हार्डवेयर और सेकंड पार्ट होता है सॉफ्टवेयर. तो हम ये जानते हैं कि हार्डवेयर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इन फिजिकल कंपोनेंट को रिक्वायरमेंट के बेस पर आईपीओ प्रोसेस में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बेस पर डिवाइड किया जाता है. लेकिन इन्हीं हार्डवेयर कंपोनेंट को ऑपरेट करने के लिए जो प्रोग्राम हम यूज में लेते हैं तो उन प्रोग्राम्स को हम एक्चुअल में कहते हैं सॉफ्टवेयर. लेकिन जब हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप के होते हैं जिनमें एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो हम ये जानते हैं कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर यूज में आता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं MS ऑफिस. तो आपने प्रीवियस क्लास में देखा है MS ऑफिस. तो जब हम MS वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर वर्किंग करना चाहते हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, एक मेन प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है. उस प्रोग्राम को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. क्यों? क्योंकि अगर हम MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं करेंगे
तो हम कभी वर्ड को यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक्सेल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, पावर पॉइंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम को एक्सेस करना है तो प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए हमें अपने सिस्टम के अंदर MS ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन जब हम MS ऑफिस को अपने प्रोग्राम के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो MS ऑफिस एक्चुअल में एक लाइब्रेरी है, एक ग्रुप है। तो जैसे आप MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के बाद इस MS ऑफिस के अंदर 7 प्रोग्राम्स लोड होते हैं। उन 7 प्रोग्राम में पहला जो प्रोग्राम होता है वर्ड, दूसरा जो प्रोग्राम होता है एक्सेल, तीसरा जो पावर प्रोग्राम यूज में आता है उसे हम पावर पॉइंट कहते हैं। इस तरह से आज MS एक्सेल के अंदर 7 प्रोग्राम्स लोड होते हैं। तो इन 7 प्रोग्राम का मतलब ये हो गया कि आज आपको सिर्फ MS वर्ड पे वर्क करना है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वर्क करना है। तो अगर आप MS वर्ड पे वर्क करना चाहते हैं तो आप वर्ड को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते, आपको इस वर्ड को यूज़ करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि मुझे वर्ड का यूज़ नहीं करना है, मुझे तो एक्सेल का यूज़ करना है, तो एक्सेल का यूज़ करना है तो एक्सेल को आप डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते। इट मीन्स कि ये सारे जो हैं वो सब मॉड्यूल्स हैं, सब टूल्स हैं। तो इन प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए, इन प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर MS ऑफिस को इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही आप MS ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो MS ऑफिस इंस्टॉल होने के बाद, MS ऑफिस इंस्टॉल होने के बाद आपको वर्ड भी चलेगा, एक्सेल भी चलेगा और पावर पॉइंट भी चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज आप अगर MS ऑफिस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो MS ऑफिस हमारे लिए एक ऐसी लाइब्रेरी बन चुकी है जिस लाइब्रेरी के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन्फोपाथ, आउटलुक, कॉन्टैक्ट, एक्सेल सारी चीज़ें आ रही है। तो ये सारे जो टूल्स आ रहे हैं, इन सारे टूल्स को जनरल फॉर्मेट में अगर माना जाए तो ये हमारे लिए एक मॉड्यूल बन गए, ये हमारे लिए मॉड्यूल है। लेकिन इन मॉड्यूल का जो ग्रुप है, इन मॉड्यूल को मर्ज करके जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं लाइब्रेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने सिस्टम के अंदर लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो जब लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी तो वर्ड नहीं चलेगा, एक्सेल नहीं चलेगा, पावर पॉइंट नहीं चलेगा। तो इन तीनों को यूज करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसी टाइप से जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट बनी हुई कुछ लाइब्रेरीज होती है और लाइब्रेरीज के अंदर इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल्स के अंदर कुछ टूल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन मॉड्यूल्स को, इन टूल्स को, इन ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, इस कलेक्शन का, इस ग्रुप को एक्चुअली में क्या कहा जाता है? लाइब्रेरी कहा जाता है। तो लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। आज जब हम पाइथन के अंदर वर्क करते हैं तो पाइथन के अंदर वर्क करने के लिए पाइथन में जो लाइब्रेरीज होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो जो मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं उस नोट्स के अंदर जब पाइथन का वर्क करते हैं तो पाइथन में जो लाइब्रेरीज होती है वो लाइब्रेरीज का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। उन लाइब्रेरीज में, कुछ कॉमन लाइब्रेरीज में सबसे पहली जो लाइब्रेरी यूज में आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहली जो मॉड्यूल यूज में आता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं मैथ मॉड्यूल। पाइथन लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहला मॉड्यूल यूज में आता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के बाद दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सी मैथ मॉड्यूल। सी मैथ मॉड्यूल के बाद तीसरा मॉड्यूल जो यूज में आता है उसे हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट आ रहा है इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसी पाइथन लाइब्रेरी के बाद सेकंड जो लाइब्रेरी यूज में आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं numpy लाइब्रेरी। थर्ड जो लाइब्रेरी आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं scipy लाइब्रेरी। नेक्स्ट जो लाइब्रेरी आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं टेक-इंटर लाइब्रेरी। और टेक-इंटर लाइब्रेरी के बाद फिफ्थ नंबर जो लाइब्रेरी आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स के जो कलेक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स के जो ग्रुप होते हैं, उन्हें हम एक्चुअली लाइब्रेरी कहते हैं। तो आज पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट बनी हुई बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। उन्हीं लाइब्रेरीज में सबसे पहली और सबसे बेसिक जो लाइब्रेरी आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब होता है कि दिस लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द पाइथन दैट कंटेन मॉड्यूल्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनलिटी। सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल्स फॉर पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आर एज फॉलोज। कि सबसे पहले जो लाइब्रेरी यूज में आती है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक कॉमन लाइब्रेरी होती है जो डिफरेंट टाइप के वर्क को कंप्लीट करने के लिए इनबिल्ट बनी होती है, जो यूजेबल होती है। इसी लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट बने बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं।
और उन मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ में ले सकते हैं, जिन्हें हम कभी क्रिएट नहीं करते हैं। वो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, उन फंक्शन को हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इसी लाइब्रेरी में सबसे पहले जो लाइब्रेरी आती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो जब आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल में सबसे पहला जो मॉड्यूल आता है उसे कहते हैं मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल का मतलब होता है कि विच प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। कि अगर हम डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो मॉड्यूल यूज में आता है उस मॉड्यूल को हम कहते हैं मैथ मॉड्यूल। इट मीन्स कि जब आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज में ले सकते हैं। मैथ मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को हम कहते हैं सी मैथ मॉड्यूल। तो सी मैथ मॉड्यूल मतलब होता है कि द विच प्रोवाइड मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो सी मैथ मॉड्यूल का यूज होता है। इसी टाइप से नेक्स्ट होता है रैंडम मॉड्यूल कि विच प्रोवाइड फंक्शंस फॉर रिगार्डिंग स्टूडियो रैंडम नंबर्स। कि अगर हम रैंडम नंबर को जनरेट करना चाहते हैं, जो हम आगे अपने क्लास के अंदर देखेंगे कि अगर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो रैंडम नंबर जनरेट करने के रिगार्डिंग जो मॉड्यूल यूज में आते हैं उस मॉड्यूल को हम कहते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का मतलब होता है कि द विच प्रोवाइड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस। कि मैथमेटिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को यूज करने के लिए, उन फंक्शंस को इंपोर्ट करने के लिए, उन्हें एक्सेस करने के लिए जिस मॉड्यूल का यूज होता है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे मॉड्यूल इस लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। कि मॉड्यूल के बारे में अभी देखेंगे, प्लस मॉड्यूल जो हैं वो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारी बेस लाइब्रेरी होती है जो हर पर्सन के लिए यूजेबल होती है, हर पर्सन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज में ली जाती है। तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है, उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं नमपाई लाइब्रेरी। तो नमपाई लाइब्रेरी का मतलब होता है कि द सेकंड लाइब्रेरी होती है नमपाई लाइब्रेरी। दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड सम एडवांस मैथ फंक्शनलिटी अलोंग विद द टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट न्यूमेरिक अरे। कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी न्यूमेरिकल टाइप की अरे को सॉल्व करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल टाइप की कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए नमपाई लाइब्रेरी का यूज होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल पाई लाइब्रेरी। इसी टाइप से नेक्स्ट होता है स्काईपाई लाइब्रेरी। तो स्काईपाई लाइब्रेरी का मतलब होता है कि द अनदर यूजफुल लाइब्रेरी दैट ऑफर एल्गोरिथमिक एंड मैथमेटिकल टूल्स फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन। कि अगर हम किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए जिस लाइब्रेरी का यूज होता है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्काईपाई लाइब्रेरी। स्काईपाई लाइब्रेरी के बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है, उसे कहते हैं टेक इंटर लाइब्रेरी। तो टेक इंटर लाइब्रेरी में होता है दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड ट्रेडिशनल पाइथन यूजर इंटरफेस टूल किट एंड हेल्प यू टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली जीयूआई इंटरफेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। कि अगर हम जीयूआई बेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जितने टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक्स बॉक्स, ऑप्शन बटन, कंट्रोल बॉक्स, इस तरह से बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। तो अगर कोई फॉर्म ड्रॉ करना है या कोई ग्राफिकली वर्किंग करनी है तो ग्राफिकली वर्किंग करने के लिए जिस मॉड्यूल का यूज़ होता है, जिस लाइब्रेरी का यूज़ होता है उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं स्काईपाई टेक इंटर लाइब्रेरी। टेक इंटर लाइब्रेरी के बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है, उसे कहते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो हम चैप्टर 8 के अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी आ रही है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का मतलब होता है कि दिस लाइब्रेरी ऑफर many functions and tools to produce quality output in variety of formats such as plots, charts and graphs। कि अगर आपको किसी प्रोग्राम के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अगर आप किसी ग्राफ में शो करना चाहते हैं या किसी पाई चार्ट वगैरह में शो करना चाहते हैं, ग्राफिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इस तरह से ग्राफिकली ऑर्डर में किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम जिस लाइब्रेरी का यूज करते हैं उस लाइब्रेरी को हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, जो हम चैप्टर 8 के अंदर देखेंगे। तो इस तरह से पाइथन के अंदर इनबिल्ट बनी हुई बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है, इनबिल्ट बनी हुई बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल होती है। इन्हीं लाइब्रेरी में हमारी जो बेस लाइब्रेरी है वो फर्स्ट लाइब्रेरी आती है, उसे कहते हैं पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे यूज़ में ली जाती है, जिसके अंदर इनबिल्ट बने बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। उन मॉड्यूल की हेल्प से हम किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शंस को यूज़ में ले सकते हैं। अब इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ ए मॉड्यूल। लाइब्रेरीज के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ए मॉड्यूल, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है?
तो मॉड्यूल का मतलब होता है द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग ए प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट नोन एज ए मॉड्यूल कॉल्ड द मॉड्यूलरिटी। कि मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि मॉड्यूल एक्चुअल में एक फंक्शंस होते हैं। अगर जनरल वे पे समझा जाए तो मॉड्यूल का मतलब होता है फंक्शंस, कि मॉड्यूल एक्चुअल में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने प्रीवियस क्लास में जब फंक्शंस पढ़ाए थे तो फंक्शंस का मीनिंग मैंने समझाया था कि फंक्शंस एक्चुअल में एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी भी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उन फंक्शंस को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी यूज कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया a=10 b=20 और यहाँ लिखा मैंने c=a+b। अब मैंने वापस से यहाँ पर a=10 b=20 और c=a-b लिखा। इसी टाइप से मैंने वापस यहाँ पर a=10 b=20 और c=a×b लिखा। तो अभी मेरे पास अगर ये प्रोग्राम छोटा होता तो इस प्रोग्राम को रीड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं इजीली इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता था। लेकिन जब ये प्रोग्राम बड़ा हो गया कि जो वर्क हम 3 लाइन से कर सकते हैं वही वर्क हम यहाँ पर 20 लाइन से 10 लाइन से कर रहे हैं, तो प्रोग्राम की लेंथ हमारी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे इस प्रोग्राम में कंपाइलर इस प्रोग्राम में इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो प्रोग्राम को रीड करते समय उससे काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए हमने फंक्शंस का यूज़ देखा। तो फंक्शंस का मीनिंग मैंने समझाया था कि फंक्शंस एक्चुअल में एक ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो किसी भी लेंथी प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल ब्लॉक स्मॉल एरियाज को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं या फंक्शंस कहते हैं। तो आज अगर मैं इस प्रोग्राम को यूज करना चाहता हूँ तो मैंने इस ब्लॉक को सेपरेट कर दिया, इस ब्लॉक को मैंने सेपरेट कर दिया, इस ब्लॉक को मैंने सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट करने के बाद मैंने इसे एक नेम दे दिया, दैट इज अ फंक्शन बन गया। इसी टाइप से इसको भी मैंने कोई नेम दे दिया, इसको भी कोई नेम दे दिया, तो ये तीनों हमारे लिए क्या बन गए, फंक्शंस बन गए। तो इन फंक्शन से बेनिफिट ये है कि आज अगर हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को ही हम कॉल करेंगे। अगर हम इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को ही हम एक्सेस करेंगे, और इसे यूज करना चाहते हैं तो इसे ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक ऐसा ब्लॉक बन गया जो एक रिक्वायर्ड कोड है, जो यूज़र अपनी मर्जी से जब चाहे उसे एक्सेस कर सकता है, जब चाहे उसे कॉल कर सकता है। तो इसी टाइप से मॉड्यूल का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो लाइब्रेरी एक्चुअल में एक ऐसा ग्लोबल एरिया होता है जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और उन मॉड्यूल्स के अंदर ही हम रिक्वायर्ड बेस पर कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं जिन्हें स्टोर करके रखते हैं। कि जैसे आज आपको मैथमेटिकल टूल का यूज करना है, मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करना है, पावर, स्क्वायर रूट, ऑक्टल, हेक्सा वगैरह फंक्शन का यूज करना है, तो आप कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर पावर फंक्शन या SQRT स्क्वायर रूट फंक्शन को क्रिएट नहीं करते हैं। अगर उन्हें यूज करना है तो आप मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और साथ यूज में ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शन किसी मॉड्यूल में पड़े हुए हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट की बेस पर कभी भी यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। तो मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग ए प्रोग्राम इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स नोन एज ए मॉड्यूल। की किसी भी लेंथी प्रोग्राम को अगर हम छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो इन ब्लॉक को ही एक्चुअल में मॉड्यूल भी कहा जाता है, इन्हें एक्चुअल में मॉड्यूल कहा जाता है। और मॉड्यूल का अदर नेम होता है फंक्शंस। तो फंक्शंस भी एक्चुअल में मॉड्यूल ही है, क्यों? क्योंकि फंक्शन के थ्रू ही हम अपने प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं, उसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स। जब हम मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, तो मॉड्यूल को प्रोग्राम में यूज करने से कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। उन बेनिफिट में पहला बेनिफिट होता है इट रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी टू सम डिग्री। कि मॉड्यूल्स का यूज करने से हम किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? कि अभी मैंने प्रोग्राम बनाया, इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे 9 या 10 लाइन्स आ रही है, तो अगर मैं 10 लाइन्स को रीड करता हूँ तो मेरा टाइम कंज्यूम होता है। बट मैं इस टाइम को सेव करना चाहता हूँ कि यार इतना बड़ा प्रोग्राम है, बार बार इसको इस तरह से बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर दूंगा तो ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद कंपाइलर इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को ही रीड करेगा तो ये ब्लॉक ही एक्सेस होगा, इसे रीड करता है इसे एक्सेस करेगा। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस चीज़ को मैं जब चाहिए उस समय से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कम हो जाएगी। इसी के बाद सेकंड बेनिफिट होता है इट क्रिएट नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट बाउंड्रीज विद इन अ प्रोग्राम। कि हम इसकी हेल्प से प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट बाउंड्रीज बना सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना सकते हैं, जिससे जब जरूरत होगी तब उसी रिक्वायर्ड फंक्शन को ही एक्सेस किया जाएगा, पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं या मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। कि जैसे अगर MS ऑफिस एक प्रोग्राम है, अगर इस MS ऑफिस प्रोग्राम के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर सबके प्रोग्राम अलग अलग नहीं होते, तो अगर MS ऑफिस एक ही प्रोग्राम होता तो जब MS ऑफिस का आप इंस्टॉल करोगे तो उससे सारे प्रोग्राम लोड हो जाएंगे, और सारे प्रोग्राम लोड होने के बाद जब MS ऑफिस को आप चलाओगे तो उसके साथ वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें अगर एक साथ चल रही है तो आप उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे।
तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन करते समय यूज़र अपनी मर्जी से जिस पैकेज को चाहे उसे इंस्टॉल कर सकता है, जिस पैकेज को चाहे उसे रीइंस्टॉल कर सकता है। उसी टाइप से लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स एक नहीं मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं और मॉड्यूल्स के अंदर इनबिल्ट बने हुए बहुत सारे